नमस्कार। आज हम दो बड़े ही दिलचस्प दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं। जी। एक तो ये नेटिजन ब्लॉग पोस्ट है जिसका टाइटल है जुड़ी हुई पृथ्वी की ज्यामिति, सार्वभौमिक कनेक्टिविटी कैसे ग्लोबल साउथ के लिए $50 ट्रिलियन खोल सकती है। हम्म। और दूसरा, इसी सोच को और आगे ले जाता हुआ एक थिंक टैंक का श्वेत पत्र, डिजिटल ज्यामिति घोषणा पत्र। हाँ। और ये दोनों ही स्रोत मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया में एक बहुत बड़े बदलाव का खाका खींच रहे हैं, जिसे वो कह रहे हैं सभ्यता का नया आकार या एक नई ज्यामिति। बिल्कुल। और ये कोई कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ सोचिए, हर इंसान ऑनलाइन है। हर इंसान। हाँ, हर एक की अपनी एक पक्की डिजिटल पहचान है। पैसा वो पूरे डिजिटल है, तुरंत ट्रांसफर होता है। और सरकारें, हाँ, सरकारों का क्या? वो पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और मतलब सीधे जनता की निगरानी में। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने की बात नहीं है, ये तो पूरा सिस्टम, पावर, पैसा, सरकार चलाने का तरीका, उसे जड़ से बदलने का एक तरह का प्रस्ताव है। तो आज हम इन्हीं आइडियाज में थोड़ा गहरा उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये भविष्य आखिर दिखता कैसा है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है, ग्लोबल साउथ के लिए इसके क्या मायने हैं, और खास तौर पर वो जो $50 ट्रिलियन अनलॉक करने वाला दावा है वो क्या है असल में। हाँ, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और हाँ, सरकार चलाने का तरीका वो कैसे बदल सकता है। ये स्रोत इसे कोई साइंस फिक्शन नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं ये आने वाले कल की एक मजबूत संभावना है। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, ये उन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है जो या तो आज मौजूद हैं या फिर बहुत जल्द आने वाली हैं। अच्छा, तो चलिए इसकी बुनियाद से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये सब टिकेगा किस पर। ठीक है, तो खोलते हैं इस पिटारे को। इन दस्तावेजों के हिसाब से इस नए दौर की नींव रखी जाएगी 3 खास टेक्नोलॉजीज पर। पहली है सबके लिए इंटरनेट, यूनिवर्सल इंटरनेट, मतलब ऐसा इंटरनेट जो हर जगह हो। हर जगह। हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट जैसे स्टारलिंक है, वनवेब है, या अमेजन का प्रोजेक्ट काइपर। जी। इनमें यह ताकत है कि वो पूरी पृथ्वी को कवर कर लें। जी। कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में इंटरनेट शायद ऑक्सीजन जितना आम हो जाएगा दुनिया के हर कोने में। और ये सिर्फ फिल्में देखने या सोशल मीडिया के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कनेक्टिविटी की वो पहली सबसे जरूरी लेयर है जिसके बिना आगे कुछ भी संभव नहीं है। आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी वो डिजिटल दुनिया से कटी हुई है। हाँ, अरबों लोग। ये उस गैप को भरने का पहला कदम है। सोचिए, दुनिया की इकोनॉमी और जानकारी के फ्लो से इतने सारे लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में कितना बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बड़ा पिलर है सबकी अपनी डिजिटल पहचान। डिजिटल आइडेंटिटी। हाँ। स्रोत इसमें भारत के आधार का उदाहरण देते हैं, जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक बायोमेट्रिक पहचान दी है। जी, काफी सक्सेसफुल रहा है वो। अब सोचिए, यही चीज पूरी दुनिया में हो, हर इंसान की एक पक्की वेरीफाइड डिजिटल पहचान, जिससे वो सरकारी सेवाएं ले सके, वोट डाल सके, और जो भी दूसरी जरूरी चीजें हैं उन तक उसकी पहुंच बन सके। देखिए, पहचान का मतलब है जो लोग आज सिस्टम की नजरों में एक तरह से अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं, हाँ, उन्हें विजिबल बनाना। ये सिर्फ एक कार्ड या नंबर नहीं है, ये नागरिकता की पुष्टि है। ये फॉर्मल इकोनॉमी में, सामाजिक व्यवस्थाओं में शामिल होने का दरवाजा खोलता है। सही। और हाँ, ये बिचौलियों को जो अक्सर गरीबों का हक मारते हैं, उनको भी काफी हद तक हटा देता है। और तीसरा पिलर सबके लिए डिजिटल बैंकिंग। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। डिजिटल वॉलेट्स और ऐसे ट्रांसफर्स जिनमें कोई कॉस्ट न लगे और जो बिल्कुल इंस्टेंट हो, पलक झपकते ही। मतलब कैश का चक्कर ही खत्म। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पुराने बैंकों का जो दबदबा है वो कम हो और कोई भी इंसान कहीं भी बैठकर सेकंडों में दुनिया के किसी दूसरे कोने में पैसा भेज सके या पा सके, वो भी बिना किसी फीस के या घूसखोरी के। बिल्कुल। इसे आप अर्थव्यवस्था की नई नसें कह सकती हैं। अच्छा। जब पैसा वो जानकारी की तरह तेजी से और बिना रुकावट के बहता है, तो ये छोटे कारोबारियों के लिए, आम लोगों के लेन देन के लिए, यहाँ तक कि सरकारी मदद पहुँचाने के तरीके में भी क्रांति ला सकता है। हाँ, सोचिए जरा। कल्पना कीजिए, कोई आपदा आती है
और सरकारी मदद वो सीधे बिना किसी लीकेज या देरी के प्रभावित लोगों के डिजिटल वॉलेट में पहुंच जाए। कमाल। तो ये तीनों चीजें, इंटरनेट, पहचान और बैंकिंग, ये मिलकर ही डिजिटल समावेश का आधार बनाते हैं। स्रोत मानते हैं कि अरबों लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ने के लिए ये पहला मगर सबसे जरूरी कदम है। ये तो वाकई पूरी बुनियाद ही बदल देने वाली बात लगती है। लेकिन ये स्रोत सिर्फ यही नहीं रुकते, खासकर जब बात जमीन की आती है। हाँ, लैंड। एक आंकड़ा दिया इन्होंने, बड़ा चौंकाने वाला है कि विकासशील देशों में 60% से ज्यादा अदालती मामले वो जमीन के झगड़ों से जुड़े हैं। जी हाँ, 60%। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका क्या हल सुझा रहे हैं दस्तावेज? हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि जमीन का मालिकाना हक वो कितना उलझा हुआ और कितना जरूरी मसला है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक और जबरदस्त रोल प्ले कर सकती है। कैसे? समाधान बताया गया है हर एक जमीन के टुकड़े का डिजिटलीकरण। डिजिटाइजेशन मतलब इसके लिए सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की बात है। सैटेलाइट से जमीन की एकदम सटीक नपाई और मैपिंग। अच्छा। और ब्लॉकचेन पर मालिकाना हक का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना जिसे बदला ना जा सके, जो टेम्पर प्रूफ हो। और इसके नतीजे क्या होंगे? सुनने में तो ये बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल क्रांतिकारी ही बताए गए हैं। पहला तो ये कि मालिकाना हक एकदम साफ और पक्का हो जाएगा। इससे क्या होगा? अदालतों पर बोझ कम होगा, झगड़े कम होंगे और लोगों को अपनी जमीन पर ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। ठीक है। दूसरा, और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है, हर जमीन का टुकड़ा एक जमानत योग्य संपत्ति यानी कोलैटरल बन जाएगा। जमानत योग्य संपत्ति मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बेस पर लोन लिया जा सके। एकदम सही। आज देखिए, विकासशील दुनिया में खरबों डॉलर की जमीन या प्रॉपर्टी महज इसलिए बेकार पड़ी है क्योंकि उसका कोई साफ पक्का कागज नहीं है। हाँ, टाइटल क्लियर नहीं है। बिल्कुल, जिसे बैंक या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान सके। जब मालिकाना हक डिजिटल रूप से पक्का होगा, वेरीफाइड होगा, निर्विवाद होगा, तो लोन देना कहीं ज्यादा आसान और कम रिस्की हो जाएगा। अच्छा। बैंक या दूसरी संस्थाएं वो तुरंत डिजिटल रिकॉर्ड देखकर लोन अप्रूव कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे किसान या छोटे दुकानदार भी अपनी जमीन की गारंटी पर आसानी से कर्ज ले पाएंगे। स्रोत में प्री अप्रूव्ड लोन जैसी बात भी कही गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिस्क बहुत कम हो जाता है ना। दस्तावेजों का दावा है कि अकेले ये कदम सिर्फ लैंड डिजिटाइजेशन खरबों डॉलर की नई संपत्ति बना सकता है और उतना ही लोन बाजार में ला सकता है। खरबों डॉलर? हाँ, इससे जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर छोटे व्यापार और उद्यमिता को ऐसा बूस्ट मिलेगा जिसकी हम शायद अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे आर्थिक न्याय की नींव कहा गया है क्योंकि ये सबसे पुरानी संपत्ति जमीन को आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर उसे आम आदमी के हाथ में एक मजबूत आर्थिक हथियार बना देता है। ये आर्थिक पहलू तो वाकई में बहुत बहुत दमदार लगता है। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात पर आते हैं जो इन स्रोतों में है, रिवर्स सर्विलेंस। हाँ, ये टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है। आमतौर पर तो हम सुनते हैं कि सरकारें या बड़ी कंपनियां हम पर नजर रखती हैं। यहाँ बात उल्टी कैसे है ना दिलचस्प। रिवर्स सर्विलेंस का सीधा मतलब है जनता सरकार पर नजर रखेगी। जनता सरकार पर? हाँ, आज की टेक्नोलॉजी वो हमें डेटा जमा करने, उसे प्रोसेस करने और ट्रैक करने की गजब की ताकत देती है। सही है। तो ब्लॉकचेन जैसी पारदर्शी और न बदली जा सकने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम नागरिक वो सरकार के हर खर्चे, हर सरकारी ठेके, हर वोट, यहाँ तक कि नेताओं को मिलने वाले हर चंदे को रियल टाइम में देख सकेंगे। मतलब पूरी पारदर्शिता? हाँ, सरकार का हर काम जनता की नजरों के सामने शीशे की तरह साफ। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे ऑटोमेटेड अकाउंटेबिलिटी यानी स्वचालित जवाबदेही कहते हैं। ऑटोमेटेड अकाउंटेबिलिटी? हाँ, सोचिए जब हर चीज खुलेआम देखी जा सकती है तो भ्रष्टाचार करना या अपनी नाकामी छुपाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये राजनीति को सिर्फ वादों और नारों के खेल से हटाकर काम और नतीजों पर आधारित बना सकता है। नेताओं और अफसरों को पता होगा कि उनके हर काम का हिसाब रखा जा रहा है और वो सबके सामने है। लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? मतलब क्या इससे वाकई भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों का भरोसा बढ़ेगा?
क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे लागू करने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं? स्रोत मानते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उनका तर्क ये है कि जब पारदर्शिता बढ़ती है तो भरोसा अपने आप बढ़ता है। अच्छा। भ्रष्टाचार इसलिए कम होता है क्योंकि एक तो पकड़े जाने का डर कई गुना बढ़ जाता है और दूसरे मौके कम हो जाते हैं। लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाएगा जिसमें नागरिक असली डेटा के आधार पर सरकार के काम को रोज परख सकेंगे। रोज? हाँ, एक तरह से। दस्तावेज इसे दृश्य शासन का युग, एज ऑफ विजिबल गवर्नमेंट्स कह रहे हैं, जहां सरकार बंद कमरों में नहीं बल्कि खुली डिजिटल दुनिया में काम करती है। और हाँ, इसे लागू करने की चुनौतियां हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये विजन बहुत शक्तिशाली है। ये तो सरकार चलाने के तरीके में वाकई एक भूचाल लाने जैसा है। अच्छा, अब उस बड़े नंबर पर लौटते हैं। हाँ, $50 ट्रिलियन। हाँ, ग्लोबल साउथ के लिए $50 ट्रिलियन से ज्यादा की नई संपत्ति बनाने वाली बात। ये आंकड़ा ये आता कहाँ से है? कहीं ये बहुत बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बताया गया? देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल लाजमी है और स्रोत ये साफ करते हैं कि ये $50 ट्रिलियन कोई नया पैसा छापकर नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर? ये उस दौलत को अनलॉक करने से आएगा जो आज एक तरह से फंसी हुई है, लॉक्ड वैल्यू है, या उस छिपी हुई मानव क्षमता, लेटेंट ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल करने से आएगा जो बेकार जा रही है। अच्छा, मतलब? जरा सोचिए उन अरबों लोगों के बारे में जो आज फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर हैं। हाँ। उनके हुनर का, उनकी मेहनत का कितना कम मूल्य मिल पाता है। सोचिए उस खरबों डॉलर की जमीन के बारे में जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, या उस पैसे के बारे में जो भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की भेंट चढ़ जाता है। तो आप कह रही हैं कि जब डिजिटल पहचान, सबके लिए बैंकिंग, कैशलेस लेन देन, पारदर्शी सरकार, वो रिवर्स सर्विलेंस वाली बात, और जमीन का डिजिटलीकरण, ये सब चीजें एक साथ काम करती हैं, तब ये फंसी हुई दौलत बाहर निकलती है। बिल्कुल, ये एक दूसरे को ताकत देते हैं, सिनर्जी जिसे कहते हैं। सिनर्जी? हाँ, हर हिस्सा दूसरे को मजबूत बनाता है। स्रोत इसे कृत्रिम अभाव, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का अंत कहते हैं। कृत्रिम अभाव? हाँ, मतलब वो कमी जो असल में चीजों की कमी से नहीं बल्कि खराब सिस्टम, भ्रष्टाचार, बेकार के नियमों और लोगों को सिस्टम से बाहर रखने की वजह से पैदा होती है। अच्छा। जब ये रुकावटें हटती हैं तो पैसा वो रोकने का नहीं बल्कि बनाने और आगे बढ़ाने का औजार बन जाता है। और इससे विकास की रफ्तार भी बदल जाएगी। स्रोत में वो मिटकाफ के नियम का भी जिक्र है। हाँ, मिटकाफ का नियम वो कहता है कि किसी नेटवर्क की कीमत उसकी वैल्यू उसमें जुड़े लोगों की संख्या के वर्ग, स्क्वायर के अनुपात में बढ़ती है। वर्ग के अनुपात में? मतलब जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे नेटवर्क उतना ही ज्यादा कीमती होता जाएगा। और ये बढ़ोतरी सीधी रेखा में नहीं होती, ये तेजी से ऊपर जाती है, एक्सपोनेंशियली। अच्छा। तो जब अरबों नए लोग इस डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगे, अपनी पहचान पाएंगे, लेन देन कर पाएंगे, उनकी जमीन की कीमत पहचानी जाएगी, सरकार पारदर्शी होगी, तो आर्थिक विकास सिर्फ जुड़ेगा नहीं, वो गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। हाँ, मल्टीप्लाई होगा। ये लीनियर नहीं, ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। कनेक्टिविटी ही असली दौलत पैदा करेगी। तो वो जो 50 ट्रिलियन का आंकड़ा है, वो इन सभी बदलावों के मिले जुले असर का एक अनुमान है। ये तो अर्थव्यवस्था और सरकार के साथ साथ दुनिया में ताकत के समीकरणों को भी पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। तो इस भविष्य में ग्लोबल पावर का बैलेंस कैसे बदलेगा? क्या देशों की सीमाएं, फौज या बैंकों का साइज ये सब मायने नहीं रखेगा? स्रोत यही तर्क दे रहे हैं कि हाँ, ताकत का पैमाना बदल जाएगा। भविष्य की जियोपॉलिटिक्स शायद पारंपरिक चीजों पर, जैसे जमीन का साइज कितना है, फौजी ताकत कितनी है, कितने बड़े बैंक है, उतनी निर्भर नहीं करेगी। तो किस पर करेगी? जितनी डेटा की सच्चाई और भरोसे और नेटवर्क में भागीदारी पर करेगी। डेटा की सच्चाई और नेटवर्क में भागीदारी, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ये कि जो देश अपने सिस्टम को ज्यादा तेजी से, ज्यादा असरदार तरीके से डिजिटल बनाएंगे, ज्यादा पारदर्शी और बेहतर सरकार देंगे, वो दुनिया का भरोसा और निवेश ज्यादा जीतेंगे। अच्छा। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता ही उनकी असली ताकत होगी। और ये खास तौर पर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कैसे? वो पुरानी जो इंडस्ट्रियल युग की पिछड़ी हुई व्यवस्थाएं और दिक्कतें हैं, उनको एक तरह से लीपफ्रॉग कर सकते हैं, उनको फांद कर
सीधे डिजिटल संप्रभुता, डिजिटल सॉवरेनिटी हासिल कर सकते हैं। यानी वो विकसित देशों की बराबरी पर आ सकते हैं या शायद उनसे आगे भी निकल सकते हैं अगर वो इन तकनीकों को सही तरीके से अपना लें। हाँ, सोच तो यही है। इसे भू राजनीति का समतलीकरण, फ्लैटनिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स भी कहा गया है। जब हर इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक ही ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, तो वो पुराने केंद्र और किनारे वाले समीकरण वो कमजोर पड़ते हैं। अच्छा। स्रोत डेटा साम्राज्य, जहां कुछ बड़ी कंपनियां या देश सारे डेटा पर कब्जा करके बैठ जाए, उसके बजाय डेटा गणराज्य की बात करते हैं। डेटा गणराज्य? हाँ, जहां डेटा ज्यादा विकेंद्रीकृत हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, नागरिकों के ज्यादा नियंत्रण में हो, तो ताकत का बंटवारा बदल जाता है, पूरी ज्यामिति ही बदल जाती है। सुनने में ये सब बहुत ही शानदार और उम्मीद जगाने वाला लगता है, लगभग एक आदर्श दुनिया जैसा। हाँ, विजन तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये दस्तावेज सिर्फ अच्छी बातें ही करते हैं? इस नई डिजिटल ज्यामिति के क्या कोई खतरे या जोखिम भी बताए गए हैं? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है कि स्रोत, खासकर वो डिजिटल ज्यामिति घोषणा पत्र, वो इन खतरों को नजरअंदाज नहीं करता। अच्छा, करते हैं बात? हाँ, वो इनकी बात करते हैं और इनसे बचने के तरीके भी सुझाते हैं। वो आंखें बंद करके सिर्फ उम्मीद नहीं बेच रहे। तो किस तरह के खतरे हैं ये? पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा तो वही है, निगरानी का गलत इस्तेमाल, सर्वेलांस का मिसयूज। हाँ, जिन तकनीकों से पारदर्शिता और जवाबदेही आ सकती है, उन्हीं का इस्तेमाल तानाशाही सरकारें लोगों पर पूरी तरह नजर रखने और उन्हें दबाने के लिए भी कर सकती हैं। वो रिवर्स सर्वेलेंस बड़ी आसानी से टोटल सर्वेलेंस बन सकता है, अगर लोकतांत्रिक कंट्रोल और सुरक्षा के उपाय न हो। सही कहा। और अमीर गरीब की खाई, डिजिटल डिवाइड जिसे कहते हैं, क्या ये डिजिटल दुनिया इस खाई को और चौड़ा कर सकती है? ये दूसरा बड़ा जोखिम है, जिसे डिजिटल असमानता 2.0 कहा गया है। डिजिटल इनइक्वालिटी 2.0। हाँ, अगर ये नई ताकतवर टेक्नोलॉजी और फायदे सिर्फ कुछ अमीर लोगों या देशों तक ही सिमट कर रह गए, तो ये मौजूदा असमानता को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो फिर? इसीलिए सबके लिए पहुंच, यूनिवर्सल एक्सेस को पक्का करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और कोई बड़े खतरे बताएं? 2 और मुख्य खतरों का जिक्र है। एक है एल्गोरिदम का पूर्वाग्रह, एल्गोरिदमिक बायस। अच्छा, एआई बायस। हाँ, मतलब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम को गलत या अधूरे डेटा पर ट्रेन किया गया, तो वो लोन देने में, सरकारी मदद देने में या यहाँ तक कि पुलिसिंग में भी भेदभाव कर सकते हैं। ये तो खतरनाक हो सकता है। और चौथा बड़ा जोखिम है साइबर सुरक्षा। जब सब कुछ डिजिटल और कैशलेस हो जाएगा, तो डेटा की सुरक्षा और पूरे सिस्टम का महफूज रहना वो सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक बड़ा साइबर हमला वो लोगों का इस पूरे सिस्टम से भरोसा उठा सकता है। तो फिर इनसे बचने का रास्ता क्या बताया गया है? स्रोत इन जोखमों से निपटने के लिए कई रास्ते सुझाते हैं, जैसे मजबूत लोकतांत्रिक निगरानी रखना, डेमोक्रेटिक ओवरसाइट। हाँ, सबके लिए पहुंच को पहली प्राथमिकता बनाना, एआई के लिए ऐसा डेटा इस्तेमाल करना जिसमें समाज के हर तबके की झलक हो, डाइवर्स डेटा हो, और साइबर सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना और पैसा लगाना। सिस्टम को एक जगह केंद्रित रखने के बजाय विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज करना भी एक सुरक्षा उपाय माना गया है। मूल बात यह है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये तय करता है कि नतीजा क्या होगा। तो इन स्रोतों की इस पूरी पड़ताल से, इस गहरी बातचीत से हमने क्या समझा? ये एक ऐसी दुनिया का नक्शा है जो पूरी तरह से जुड़ी हुई है, पारदर्शी है और डिजिटल रूप से ताकतवर है। स्रोत इसे सभ्यता 2.0 का नाम दे रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान शामिल है, हर लेन देन दिखता है और हर सरकार जवाबदेह है। जी, ये इंटरनेट, डिजिटल पहचान, डिजिटल बैंकिंग और जमीन के डिजिटलीकरण जैसे खंभों पर खड़ी है और रिवर्स सर्विलांस जैसी सोच से चलती हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो मूल विचार है वो वही नई ज्यामिति का है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि जानकारी, ताकत और दौलत वो लोगों के नेटवर्क में कैसे बढ़ती है, कैसे बहती है। यही नई ज्यामिति आने वाले समाज और अर्थव्यवस्था का आकार तय करेगी। और ये सिर्फ
सिर्फ तरक्की या पैसे का मामला नहीं है, ये कहीं गहरे जाकर न्याय और बुनियादी मानवाधिकारों से जुड़ता है। मानवाधिकारों से कैसे? जुड़ने का अधिकार, राइट टू कनेक्ट, लेन देन करने का अधिकार, राइट टू ट्रांजैक्ट, जानकारी पाने का अधिकार, राइट टू नो, और अपनी संपत्ति पर सुरक्षित मालिकाना हक का अधिकार, राइट टू ओन प्रॉपर्टी सिक्योरली। ये सब इसी से जुड़े हैं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं ना, जो मैं आगे भी सोचना होगा। हाँ, सवाल यही है कि ये ताकतवर औजार, ये टूल्स हमारे पास या तो आ चुके हैं या बहुत जल्द आने वाले हैं। टेक्नोलॉजी दरवाजे पर खड़ी है, अब चुनाव वो हमें करना है। हाँ। क्या हम इनका इस्तेमाल कुछ गिने चुने लोगों या समूहों को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए करेंगे, या फिर हम इनका इस्तेमाल सबके लिए करेंगे ताकि कोई पीछे न छूटे और एक ज्यादा न्यायपूर्ण और पारदर्शी दुनिया बन सके। ये दृश्य शासन जिसका दौर बताया जा रहा है, वो आम नागरिकों और सरकारों के बीच ताकत का कैसा नया संतुलन बनाएगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। सही है। लेकिन जैसा कि स्रोत कहते हैं, भविष्य इंतजार नहीं कर रहा, वो तो पहले से ही ऑनलाइन है। अब ये हम पर है कि हम उस ऑनलाइन भविष्य को कैसा आकार देते हैं।